Hello everyone, welcome to Law Tech coaching classes. This is Chiru Sharma. As we all know that Delhi Judiciary examination is around the corner and the preliminary examination is going to be held on 27th of March. So now we have almost 1 month to prepare for this exam and I am going to take up only those legislations in my lectures firstly which have been added newly to the syllabus this time. So today we are going to start with a very important legislation, that is Commercial Codes Act 2015. So इसमें हम जो मेन लेजिस्लेशन है 2015 की उसके साथ 2018 की जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे. सो टोटल इस लेजिस्लेशन को मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर्स में कवर अप करवाऊंगी. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद lecture first. So now let's get started. Also, if you're visiting my channel for the first time, please do subscribe to it, share it further with your friends and family. Thank you. हम स्टार्ट करेंगे इस एक्ट के स्ट्रक्चर से. जब भी आपके सामने कोई लेजिस्लेशन आती है तो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज रिमेंबर दीज 2-3 मेन पॉइंट्स. नंबर 1, टोटल सेक्शन कितने हैं उस एक्ट के. सबसे पहले तो इस एक्ट का कंप्लीट नेम, उसका ईयर, देन सेक्शंस, चैप्टर्स, अगर कोई शेड्यूल है या कोई नए सेक्शन ऐड हुए हैं, कोई रिसेंट अमेंडमेंट हुई है तो उनको आप अलग से लिख लेना. बिकॉज एग्जाम में क्या होता है, एक ट्रेंड होता है कि कई बारी जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो रीसेंट अमेंडमेंट्स में से पूछे जाते हैं. तो वहां पर अगर आपके पास अलग से एक लिस्ट तैयार होगी तो आपको रिटेन करने में बहुत ज्यादा इजी रहेगा. देन अगर कोई ऑमिट करा है सेक्शन वो आपको पता होना चाहिए. एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट क्या है, जिस दिन से एक्ट को लागू माना जाता है वो तारीख कितनी है. ये 3-4 चीजें हैं जो आपको टिप्स पर होनी चाहिए किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने से पहले. वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द रिलेटेड लेजिस्लेशन. कई बार क्या होता है कि ये नहीं कि कोई एक एक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये कमर्शियल कोड्स एक्ट आप ले लो, तो इसमें सिर्फ कमर्शियल कोड्स एक्ट की बात नहीं हो रही, इसमें बार बार और काफी सारे कोड्स हैं, एक्ट्स हैं, लेजिस्लेशन है जिनके नाम लिए जा रहे हैं. आपको वो सब नाम भी अलग से पता होने चाहिए कि आपने जब एक पर्टिकुलर लॉ को पढ़ना है, एक एक्ट को पढ़ना है, तो कौन कौन से और लॉज हैं जिनको रिलेट करके, जिनका एक आपने म्यूचुअल रिलेशन बनाकर पढ़ना है. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्टली द कमर्शियल कोड्स एक्ट, year is 2015. Next thing, total section. There are total 23 sections in this legislation. There are 7 chapters. So अलग अलग categorize करा गया है sections को, 7 chapters में बांटा गया है इन 23 section को. There is one schedule. Then section 9 को omit कर दिया है, खत्म कर दिया गया है. नए सेक्शन इंसर्ट हुए हैं जो रीसेंट अमेंडमेंट हुई है 2018 की विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मई 2018. इसके अंतर्गत कुछ नए सेक्शन ऐड किए गए हैं 3A, 12A, 21(3). सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कमर्शियल कोड्स एक्ट है 2015 में वो आया, उसके 2 साल के बाद ही 2018 में 3rd ईयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट करी गई. उस अमेंडमेंट में 3 मेजर चेंजेस लाई गई इन 3 सेक्शंस के अंदर. नेक्स्ट थिंग, एक पूरा का पूरा नया चैप्टर ऐड कर दिया. द चैप्टर इज 3A जिसका नाम है प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एंड सेटलमेंट. हम सबको पता है इन टूडेज लीगल वर्ल्ड मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई हो गई है. यही बेसिक रीजन था इस नए चैप्टर को ऐड करने का. मूविंग फर्दर, अब हमें ऊपर ऊपर से एक स्ट्रक्चर बॉडी क्लियर हो गई कि जो हम एक्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे सामने कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है, हमें उसमें क्या क्या चीजों पर फोकस करना है. अब इस एक्ट को लाने का मकसद क्या था, पर्पस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट. सबसे पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं. ईयर 1991,
जब हम ईयर 1991 देखते हैं तो हमारे दिमाग में इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म याद आती है, क्योंकि ये एक्ट है, इसका नाम है कमर्शियल कोड्स एक्ट। जब भी आप वर्ड कॉमर्स पढ़ते हो तो कॉमर्स वर्ड देखकर ही, सुनते ही आपके दिमाग में दो तीन और वर्ड्स आते हैं, बिजनेस, ट्रेड, मूवमेंट ऑफ थिंग्स। स्पेशली कॉमर्स वर्ड हम यूज करते हैं जब हम कोई बिजनेस ट्रेड कर रहे हो at a larger level. So the word commerce is almost always used to refer to business, trade, movement of things that are being bought and sold. So यहाँ पर अब आपको एक चीज क्लियर हो गई कि जो ये कमर्शियल कोड्स एक्ट है, जो ये कोड्स बनाई गई हैं, जिनके बारे में ये अलग से लेजिस्लेशन लेकर आए हैं, इसका थोड़ा बहुत जो रिलेशन है वो अब बिजनेस के साथ है। सो इंडिया में जब साल 1991 में मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए गए, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका मेन मकसद था कि जो भारत की आर्थिक हालत है उसको हम और ज्यादा स्ट्रांग कर सके, जितने भी हमें सेटबैक देखने पड़े उन सबसे हम उभर सके। सो उसके लिए मेन फोकस रखा गया कॉमर्स, इंडस्ट्री, बिजनेस के ऊपर। तो इसमें क्या हुआ, जितनी ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हुई, बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, बाहर के जितने भी इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाने लगे, इंडिया का जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होता गया, जैसे जैसे कॉमर्स में अपलिफ्टमेंट आती गई, वैसे वैसे ही कमर्शियल डिस्प्यूट आते रहे। सो ऑलरेडी हमें पता है कि इंडिया में जो जनरल सिविल एंड क्रिमिनल केसेस हैं वो कितने ज्यादा है कोर्ट्स में, कोर्ट्स का बर्डन ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई है। सो इसी बर्डन को कम करने के लिए, एक स्पीडी डिस्पोजल के लिए, स्पेशली कमर्शियल मैटर्स के लिए अलग से एक लेजिस्लेशन पास करी। उस लेजिस्लेशन के अंदर अलग से सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट की सुनवाई के लिए कोर्ट्स तैयार कर दी गई, सो दैट एक स्पीडी डिस्पोजल इंश्योर कर सके। सो अब आई थिंक आपको एक स्टोरी क्लियर हो गई होगी कि इस एक्ट को क्यों लाया गया, पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या था। मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव है भारत सरकार का, जब इस पार्लियामेंट में इस बिल को रखा गया तो उसमें जो फॉर पॉजिटिव पॉइंट्स दिए गए इसके लिए वो यही थे कि अगर हमें इंडिया की इकोनॉमी को, जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें इंडस्ट्रियल कॉमर्स सेक्टर को एज इट इज स्मूथली चलाते रहना होगा, और उसकी वजह से जो ये डिस्प्यूट रुकावट पैदा करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेसमैन के बीच में, फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में, तो उनकी स्पीडी डिस्पोजल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो इसी चीज को देखते हुए पार्लियामेंट में इस बिल को पास करा गया, जो एक एक्ट की फॉर्म में हमारे सामने है, इन द नेम ऑफ द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015। सो नाउ अगर हम बेयर रीडिंग देखें तो उसमें जो स्टार्टिंग का ही पार्ट है इस लेजिस्लेशन का, उसमें इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर करा है कि इस एक्ट को लाने का सिंपल सा मकसद है टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, इसमें कौन कौन सी कोर्ट्स बनाई गई, कमर्शियल कोर्ट्स, कमर्शियल एपिलेट कोर्ट, कमर्शियल डिवीजन, कमर्शियल एपिलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अलग से नोट डाउन करनी है वो है कि जो कमर्शियल एपिलेट कोर्ट्स है ये साल 2018 की अमेंडमेंट के अंदर इंसर्ट करी गई। इससे पहले हमारे पास जब ये एक्ट आया 2015 में तो सिर्फ 3 ही कैटेगरीज की कोर्ट्स थी। सो ये कोर्ट्स क्यों लाए गए, फॉर एडजुडिकेटिंग कमर्शियल डिस्प्यूट ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इन्सिडेंटल thereto, to ensure speedy disposal of high stake commercial matter। सो आज इस लेक्चर 1 में हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फोकस रहेगा मेन जो प्रीलिमिनरी पोर्शन में डेफिनेशन का पार्ट है, सो हम वो देखेंगे, और साथ ही साथ मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स भी शेयर करूंगी। सो आई विल बी प्रोवाइडिंग यू लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट केसेस होंगे, और साथ ही साथ मैं सिर्फ और सिर्फ आपको हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, सो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो भी कमर्शियल कोर्ट्स की लैंडमार्क जजमेंट्स दी गई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्पेशली द रीसेंट वंस, उनकी लिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी। बिकॉज हमें पता है कि हम इस एक्ट की तैयारी कर रहे हैं फॉर दिल्ली जुडिशरी, और वहां पर हमें स्पेशल फोकस करना है। हम इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, जितने भी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए लैंडमार्क जजमेंट्स हैं,
सो उनकी लिस्ट मैं आपको हर लेक्चर के एंड में प्रोवाइड करूंगी। सो स्टार्टिंग विद प्रीलिमिनरी पोर्शन चैप्टर 1। सो सबसे पहले सेक्शन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट। इस एक्ट का नाम क्या है, टाइटल क्या है? दैट इज द कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015। एक्सटेंड, इस एक्ट का जो एरिया है, कहां तक ये लागू होता है? सो एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट नाउ आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 it extends to whole of India. Thirdly, commencement. ये एक्ट कब से enforced माना जाएगा? So shall be deemed to have come into force on 23rd day of October 2015. वैसे जो इसकी डेट है नोटिफिकेशन की, that is in December 2015, बट ये इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, इसको पीछे से लागू किया गया है फ्रॉम 23rd October 2015. So now starting with section 2 definitions. Total इसमें 10 definitions है, so including जो recently added definitions है amendment के बाद. So total आपको 10 definitions तैयार करनी है, और जो मैं आपको स्टार मार्क करवाऊंगी आपको specifically उनका section number जरूर तैयार करना है. So firstly starting with section 2A, commercial appellate courts means वो commercial appellate courts जो सेक्शन 3A में बनाई गई है. सो इनकी जो डिटेल है जब हम सेक्शन 3A करेंगे तब देखेंगे. सो यहाँ पर फॉर द योर रेफरेंस यू जस्ट रिमेंबर कि कमर्शियल एपेलेट कोर्ट्स, इनकी रेफरेंस आपने देनी है सेक्शन 3A के साथ. नेक्स्ट डबल ए, कमर्शियल एपेलेट डिवीजन मींस कमर्शियल एपेलेट डिवीजन इन हाई कोर्ट, और इसकी बात हो रही है डिटेल में सेक्शन 5 के अंदर. देन कमर्शियल कोर्ट्स मींस वो कोर्ट्स जो सेक्शन 3 में कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं. सो साथ के साथ आपको यहाँ पर सेक्शंस भी याद करते जाना है, बिकॉज जब हम आगे इन सेक्शंस को करेंगे तब आपको अगर ये पहले से ही याद होंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, आपको ज्यादा बार बार उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जब आप डेफिनेशंस करे हो, आप ट्राई करो कि एक चार्ट बना लो जिस सेक्शन के साथ जो भी इस एक्ट का सेक्शन रिलेटेड है उसको साथ साथ नोट करते जाओ. नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सो ये आपको 100% टिप्स पर होना चाहिए. दैट सेक्शन 2C डील्स विद कमर्शियल डिस्प्यूट, और इसमें कौन कौन सी चीज है. सो कौन कौन से कारण हो सकते हैं कमर्शियल डिस्प्यूट के. नंबर 1, कोई भी मर्चेंट है, बैंकर है, फाइनेंशियर है, जिसकी किसी भी तरह का कोई जनरल ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, या उसके कोई डॉक्यूमेंट्स गलत बना दिए किसी ने, किसी डॉक्यूमेंट की इन्फोर्समेंट में कोई प्रॉब्लम है, सो उस तरह की चीजें डिस्प्यूट बन सकती हैं. एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देन इश्यूज रिलेटिंग टू एडमायरलिटी, मैरीटाइम लॉ, देन जो भी बाय सी, शिप्स के थ्रू, कार्गोस के थ्रू, जितना भी ऐसे ट्रेड होता है उसमें अगर कोई इश्यू आ रहा है तो वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट है. देन transactions relating to aircraft, aircraft engine, also including their sale, lease, finance, everything. Carriage of goods, construction, infrastructure contracts, including tender, जितने भी सरकारी टेंडर होते हैं, कोई प्राइवेट टेंडर है, सो उन सब चीजों के डिस्प्यूट भी कमर्शियल डिस्प्यूट में ही आएंगे. वहां पर क्या है, एग्जाम में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोई रियल लाइफ इलस्ट्रेशन आ सकती है. सो अगर आपको ये सारी कैटेगरीज पता होगी तो वहां पर आपके लिए सही ऑप्शन टिक करनी बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी. नेक्स्ट है अग्रीमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन ट्रेड और कॉमर्स, फ्रेंचाइजिंग अग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, management and consultancy agreement, joint venture, shareholder agreement, subscription and investment agreement, mercantile agency, mercantile usage, partnership agreement, then technology development, intellectual property rights, agreement of sale of goods or provision of services, exploitation of oil, gas reserve, other natural resources including electromagnetic spectrum, insurance, reinsurance, contract of agency, such other commercial dispute as may be notified. So जो ये लिस्ट है इसमें
आपको कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं दी हुई, इसमें जो लास्ट वाला क्लॉज डाल दिया है ये एक एग्जॉस्टिव क्लॉज है। इसमें क्या है कि कुछ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो जो चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट मान ले, नोटिफाई कर दे कि ये चीज कमर्शियल डिस्प्यूट बन सकता है, तो वो सारी चीजें भी ऐड हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि कुछ कारण हैं, उन कारणों में आप ये नहीं बोल सकते कि ये पर्टिकुलर इशू अब कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है। सो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें आप स्टिल कोई भी अगर इशू आ रहा है तो उसको कमर्शियल डिस्प्यूट ही मानोगे। अ कमर्शियल डिस्प्यूट shall not cease to be a commercial dispute merely because. So first case is, it also involves action for recovery of immovable property, realization of monies out of immovable property given as security, involves any other relief pertaining to immovable property. मान लो आपका कोई भी अग्रीमेंट है, किसी के साथ भी आपका कोई ज्वाइंट वेंचर अग्रीमेंट है या फिर कोई आपका गैस ऑयल रिजर्व इस तरह का कोई अग्रीमेंट है, और उसी अग्रीमेंट के साथ आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, आपको उसकी रिकवरी के लिए भी एक्शन चाहिए। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें तो एक और लेजिस्लेशन के अंदर कोई सिविल एक्शन आ रहा है तो अब ये कमर्शियल डिस्प्यूट नहीं है। मेन जो आपका इशू है वो कमर्शियल डिस्प्यूट होना चाहिए, वो इन सारी कैटेगरीज के अंदर आना चाहिए। उसके आगे एडिशनल रिलेटेड कोई भी और डिस्प्यूट हो सकता है। सो ये आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ये आपको सिचुएशन दी जाएगी वहां पर और पूछेंगे वेदर दिस इज अ कमर्शियल डिस्प्यूट और नॉट। सो आपने जब ये एक्सप्लेनेशन या फिर जितने भी बेयर एक्ट की इलस्ट्रेशंस होती हैं उनकी स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करनी है। सो अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी आपने लैंड कुछ भी अपनी चीज रखी है उसकी रिकवरी भी आप चाहते हो, कोई और आपको रिलीफ भी चाहिए, तो वो भी आप अपने इस कमर्शियल डिस्प्यूट के साथ मांग सकते हैं। अगर आप मांग रहे हो कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ रिलीफ, तो वो आपका कोर्ट नहीं बोल सकती कि ये कमर्शियल डिस्प्यूट अब नहीं है। नेक्स्ट इज, one of the contracting party is state or any of its agency, instrumentality or a private body carrying out public function। चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जैसे मैंने पीछे बात करी, जनरली क्या होता है ये जो कंस्ट्रक्शन के होते हैं या फिर कोई और टेंडर्स होते हैं, वो बहुत बार हमने देखा है कि गवर्नमेंट टेंडर ज्यादा होते हैं, उसमें पब्लिक बॉडीज या पब्लिक के द्वारा जितनी भी अपॉइंटेड एजेंसीज हैं, इंस्ट्रूमेंटालिटीज हैं, वो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं। सो उन केसेस में आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो अपना पब्लिक फंक्शन कैरी आउट कर रहे थे। वहां पर भी अगर आपको लगता है कोई कमर्शियल डिस्प्यूट अराइज हो रहा है और वो पीछे वाली कैटेगरीज में आता है, सेक्शन 2C की कैटेगरीज में, तो आप कमर्शियल कोर्ट के पास जा सकते हैं। सो वो भी कमर्शियल डिस्प्यूट ही माना जाएगा, नो मैटर वेदर वन पार्टी इज स्टेट और एनी स्टेट ऑथराइज्ड एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी। नेक्स्ट इज डी, कमर्शियल डिवीजन। सो कमर्शियल डिवीजन का मतलब है हाई कोर्ट की कमर्शियल डिवीजन, जिसके बारे में सेक्शन 4 में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का सेम मीनिंग है जो आर्टिकल 236 भारत के संविधान में मीनिंग है। सो डिस्ट्रिक्ट जज को आपने रिलेट करना है आर्टिकल 236 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी मैटर, चाहे एक्सप्रेस किया हो, डिस्क्राइब किया हो, किसी भी तरह की सब्सटेंस के ऊपर, कोई लेटर है, कोई फिगर है, कोई मार्क है, किसी ने कोई फिंगरप्रिंट से या कुछ कैरिकेचर बनाकर लिख दिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, या फिर इनमें से कोई एक से ज्यादा मीन्स यूज किया जाए और इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। सो किसी भी चीज के ऊपर एक्सप्रेस किया हो, कुछ चीज बताने की कोशिश की हो, या किसी चीज को प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स यूज किया हो, सिर्फ मकसद है कि अगर उसका पर्पस है किसी चीज को रिकॉर्ड करना, किसी मैटर को संभाल के रखना, तो आप उस चीज को, उस मीन्स को, उस सब्सटेंस को डॉक्यूमेंट मानोगे। सो डॉक्यूमेंट का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर कोई भी मैटर रिकॉर्ड करा गया है,
और नो मैटर सिर्फ वहां पर फिगर्स हैं, कोई मार्क्स हैं, कोई लेटर्स हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट इज नोटिफिकेशन। सो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गैजेट में सरकार के द्वारा पब्लिश की जाती है उसको हम नोटिफिकेशन कहते हैं। शेड्यूल मीन्स शेड्यूल अपेंडेड टू दैट। इस एक्ट के साथ एंड में एक और चीज जोड़ी गई है, ऐड की गई है। सो जो वो अपेंडेड एक अलग से चीज है उसको शेड्यूल बोला गया है। स्पेसिफाइड वैल्यू, अनदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक मैंने आपको बताई है कमर्शियल डिस्प्यूट, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्पेसिफाइड वैल्यू। बिकॉज स्पेसिफाइड वैल्यू की अमेंडमेंट में भी बात हो रही है, इससे पहले भी बात हो रही है, एक अलग से पूरा का पूरा सेक्शन है स्पेसिफाइड वैल्यू के ऊपर। और जब भी हम प्रियम्बल की बात करते हैं, इस एक्ट की हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो उसमें भी यही लिखा गया है डायरेक्टली कि कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू के जो केसेस है, कमर्शियल डिस्प्यूट है, उनको हैंडल करने के लिए हम इस लेजिस्लेशन को लेकर आए हैं। अलग से कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन करी गई है। सो स्पेसिफाइड वैल्यू इस एक्ट में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। स्पेसिफाइड वैल्यू कमर्शियल डिस्प्यूट के रिलेशन में इसका मतलब है शैल मीन द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो भी आप सूट फाइल कर रहे हो, जितने पैसों की जितनी वैल्यू का वो केस है, जितने पैसों की उस केस में बात हो रही है, जितना सब्जेक्ट मैटर है, जो वो वैल्यू है, उसको बोला गया है स्पेसिफाइड वैल्यू। और इसकी डिटर्मिनेशन कि स्पेसिफाइड वैल्यू कितनी होगी, कैसे होगी, कौन सा केस आएगा, वो सारी चीजों की बात हम सेक्शन 12 में करेंगे। विच शैल नॉट बी लेस देन 3 लाख रुपीज। सो साल 2018 में जो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट करी गई है, उसमें पहले क्या था, मिनिमम वैल्यू थी 1 करोड़ रुपीज। अगर किसी ने भी कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 में कमर्शियल कोर्ट के अंदर या कमर्शियल डिवीजन कोर्ट के अंदर केस फाइल करना है, तो उसकी केस की जो सब्जेक्ट मैटर एक वैल्यू होती है, वो कम से कम 1 करोड़ रुपीज होनी चाहिए थी। बट अब 2018 में उसको चेंज कर दिया गया है। नाउ द मिनिमम अमाउंट that is required for a commercial dispute to be taken by a commercial court, that is only rupees 3 lakh, so which shall not be less than 3 lakh rupees। मैं इस पर इसलिए ज्यादा एम्फोसिस कर रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट के अंदर जो स्पेसिफाइड वैल्यू है वो मिनिमम कितनी है, और वहां पर यह भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम कितनी है। तो आपने ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होना, इस एक्ट में सिर्फ मिनिमम की बात करी गई है, मैक्सिमम की कोई बात नहीं है। सो मिनिमम इज रुपीज 3 लाख और सच हायर वैल्यू एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वर्ड एक्सप्रेशन यूज्ड एंड नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। जो भी वर्ड्स या एक्सप्रेशन इस एक्ट में डिफाइन नहीं करे गए, जिनकी इस 10 डेफिनेशंस में से बात नहीं हुई, पर वो वर्ड्स सीपीसी में या फिर एविडेंस एक्ट में डिफाइन करे गए हैं, तो उनका हम मीनिंग, उनकी डेफिनेशन हम वहां से उठाएंगे। सो डिफाइंड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट shall have the same meaning respectively assigned to them in that code and the act. So here is the list of important judgment। सबसे पहले इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो केस है, इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो आपको तैयार करनी है, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी 2019 केस। देन जुरिस्डिक्शन के ऊपर ये सारे केसेस है। Next is jurisdiction of commercial division, bar of jurisdiction of commercial court and commercial division. Jurisdiction is not according to plaintiff's choice. Then कमर्शियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन के ऊपर भी 2-3 इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हैं जो आपको 100% तैयार करके जानी है। फर्स्ट वन इज बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। देन 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स बाय हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंबालाल साराभाई एंटरप्राइजेस वर्सेस केएस इंफ्रास्पेस। नेक्स्ट इज कतर एयरवेज। सो ये 2 लेजिस्लेशंस आपको 100% तैयार करके जानी है। मूविंग फर्दर, कमर्शियल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बैंकर्स मर्चेंट, सुप्रीम कोर्ट
ने एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन दी थी, जिसमें एक पार्टी थी वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, दूसरी थी सेबी. देन कमर्शियल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट, commercial dispute arising out of immovable property involved in trade. So ये भी जो important legislation है, sorry, important judgment है, this was also given by Delhi High Court. So Greater Noida Development Authority versus Union of India, again very important legislation. So this was all about our today's lecture first on Commercial Codes Act 2015. You are free to give your suggestions in the comment box. Also, if you want PDF of any lecture or you want any previous year examinations, you can send me email on this below mentioned email address. I'll be sending you all lecture PDFs for free. Thank you and good luck.